शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम करते हैं स्टार्ट। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आज कवर करके नेक्स्ट क्लास में एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड 15 मिनट्स लगेंगे मैक्सिमम, प्लस उसके न्यूमेरिकल। ठीक है, शॉर्ट टर्म जो स्टार्ट होता है बेटा वो स्टार्ट होता है हमारे एग्रीगेट सप्लाई से। देखो एग्रीगेट सप्लाई क्या है, पहला पॉइंट तो जो मैंने एग्रीगेट डिमांड में भी तुम्हें बताया था, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, ये सारा प्लांट के बेसिस पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसके बेसिस पर है? प्लांट। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या कहता है? सम टोटल ऑफ प्लान्ड आउटपुट टू बी प्रोड्यूस्ड। जो भी हम प्लान कर रहे हैं कि आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे उसका क्या कर दें? सम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, जो भी हमारा एक प्लान्ड आउटपुट है उसका जो भी हम सोच रहे हैं कि हम इतनी आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं तो सबका सम कर दो तो क्या बन जाएगा हमारे पास? एग्रीगेट सप्लाई। देखो लिखा हुआ है refers to all final goods and services which are planned to be produced by the production unit during the given period of time is known as aggregate supply। अब बेटा ध्यान से समझना पॉइंट, एग्रीगेट सप्लाई के जो हमने पॉइंट्स पाए कि एग्रीगेट सप्लाई के मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं? सी प्लस एस। क्यों? देखो इनकम का कुछ पार्ट मैं क्या करूंगा? कंज्यूम करूंगा। कंज्यूम किस चीज के ऊपर करूंगा? गुड्स एंड सर्विसेज। किस चीज के ऊपर कर रहे हैं हम? गुड्स एंड सर्विस। तो गुड्स एंड सर्विसेज हम परचेज करेंगे या प्लान कर रहे हैं परचेज करने, कंजप्शन हो रही है वो। तो कंजप्शन किस चीज के ऊपर हो रही है? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे। तो उसका मतलब वो भी एग्रीगेट सप्लाई का पार्ट बना। प्लस कुछ पार्ट मैं क्या करूंगा? सेव। सेव क्यों करूंगा? ताकि फ्यूचर में मैं क्या कर सकूं? एक्सपेंडिचर कर सकूं, इसीलिए मैं सेव कर रहा हूं। तो वो भी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ही एक्सपेंडिचर होगा। तो एग्रीगेट सप्लाई के मेजर कंपोनेंट क्या हो गए? सी प्लस एस। और इनकम का फॉर्मूला भी क्या होता है? सी प्लस एस। तो एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू द नेशनल इनकम। किससे इक्वल होगा? नेशनल इनकम के इक्वल। समझ आ गया पॉइंट? इसका शेड्यूल कैसे बनता है बेटा? इनकम, कंजप्शन, सेविंग। इनकम कहां से स्टार्ट होती है? जीरो, और इंक्रीज होती है किस रेट से? कांस्टेंट रेट से। क्या जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजप्शन जीरो होगी? नहीं। किस चीज के ऊपर होती है? और एक पॉइंट पर दोनों क्या होते हैं? उसके बाद क्या होगी? इंक्रीज बट लेसर देन इनकम। समझ आया पॉइंट? इनकम में से कंजप्शन माइनस करके क्या आएगा? ये कौन सा पॉइंट होगा? ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर है? एग्रीगेट सप्लाई के मेजर कंपोनेंट क्या थे? सी प्लस एस। क्या थे? सी प्लस एस। तो कंजप्शन और सेविंग को प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा? एग्रीगेट सप्लाई। तो 500 माइनस 500 जीरो, फिर 1000 2000। क्लियर हो पॉइंट बेटा? सो एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज हो रही है किस रेट से? कांस्टेंट रेट से। और कहां से स्टार्ट हो रही है? ओरिजिन से। तो कर्व रहेगी अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, दैट इज नोन एज एग्रीगेट सप्लाई एट 45 डिग्री लाइन। क्लियर? किस लाइन पर होगी? 45 डिग्री। कोई डाउट है यहां तक बेटा? शेड्यूल कर्व क्लियर है? फिर आता है बेटा मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। क्या होता है मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कि हमारी एक्सपेक्टेशन है कि कितना रिटर्न हमें मिल जाएगा। क्लियर? जब भी हम एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कितना हमें रिटर्न मिलेगा, दैट इज नोन एज मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो बेटा मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के दो तरीके, एक होता है प्रोस्पेक्टिव यील्ड और दूसरा, देखो प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या होता है? एक एसेट 10 साल 12 साल 15 साल कितने साल चलेगा, उस ईयर में जितने साल भी वो रन कर रहा है उस ईयर में हम कितना उससे रिटर्न अर्न कर सकते हैं। लाइक 10 साल चल रहा है, 15 साल चल रहा है, मान लो 15 साल एक एसेट चलता है, मैं कहता हूं 15 साल में उससे 15 लाख रुपए अर्न कर सकता हूं। दैट इज नोन एज प्रोस्पेक्टिव यील्ड। दैट इज द इनकम अवेलेबल फ्रॉम द लाइफ टाइम ऑफ द एसेट, कि एक लाइफ टाइम में हम कितना अर्न कर पा रहे हैं। क्लियर? उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एग्रीगेट प्रोस्पेक्टिव यील्ड। क्या बोलते हैं उसको हम? प्रोस्पेक्टिव यील्ड। सेकंड आता है बेटा सप्लाई प्राइस। सप्लाई प्राइस क्या होता है? जब आप एक एसेट को रिप्लेस करोगे तो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट लगती है। ठीक है, क्योंकि जब मेरे को एक एसेट को रिप्लेस करना है, पुराने एसेट को नए एसेट के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या लगेगी? एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट, दैट इज नोन एज सप्लाई प्राइस। कोई डाउट है बेटा यहां तक? अब एमईसी का इन्वेस्टमेंट के साथ क्या रिलेशन होता है? पॉजिटिव। एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो मेरी रिटर्न इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी? ज्यादा। और अगर मेरी एक्सपेक्टेशन कम है तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी? मेरी कम होगी। और
आरओआई का, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट का इन्वेस्टमेंट के साथ क्या रिलेशन होता है? नेगेटिव। अगर मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, मुझे ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी? कम। अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी? ज्यादा। समझ आया पॉइंट? फिर आता है बेटा डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो मैंने अभी आपको 2 पॉइंट बताए, एमईसी एंड आरओआई। एमईसी तो क्या बताया मैंने? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कि एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट से आप कितनी एक्सपेक्टेशन रखते हो कि कितना रिटर्न मिल जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है बेटा? जब आप एक एसेट को रिप्लेस इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो अगर आपने लोन लिया तो उसके ऊपर आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो, दैट इज रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी। मतलब जिस बंदे ने आपको पैसा दिया तो उसने अपनी लिक्विडिटी के साथ क्या किया? सेक्रीफाइस किया। उसके ऊपर क्या चाहिए? उसको रिवॉर्ड चाहिए। तो वो क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो अगर एमईसी ज्यादा है आरओआई से, मतलब एक्सपेक्टेशन ज्यादा और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कम, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी? फेवरेबल। अगर एक्सपेक्टेशन कम है और आरओआई ज्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? अनफेवरेबल। अगर दोनों इक्वल है तो क्या होगा? कोई डाउट? नेक्स्ट आता है बेटा मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ शेड्यूल और इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन, दोनों सेम है। मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ शेड्यूल तो सेम ही है, मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल दोनों सेम होते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन की आरओआई के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स। हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोअर इज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट इन अंडरटेकिंग इन्वेस्टमेंट। कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के टाइम पर हमें ध्यान रखने हैं? फर्स्ट, रेवेन्यू। बेटा जब भी हम कोई चीज प्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए उससे क्या होगा? उसको सेल करेंगे, उसको सेल करने से हमें क्या मिलेगा? कुछ पैसे मिलेंगे, रेवेन्यू। तो मुझे ये देखना है कि जो भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उससे कितने गुड्स एंड सर्विसेज में प्रोड्यूस कर सकते, दैट इज नोन एज रेवेन्यू। क्या बोलते हैं उसको हम? रेवेन्यू। कॉस्ट, अब एक इन्वेस्टमेंट करता हूं तो उसके लिए खर्चा भी करना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट होता है, ठीक है, उसकी रिपेयर कॉस्ट होती है, उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, तो किस किस टाइप की वहां पर कॉस्ट इंकर हो रही है, दैट इज नोन एज माय कॉस्ट। एंड थर्ड, एक्सपेक्टेशन, जो कि हमने पढ़ा है। क्या होता है एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द एडिशनल इन्वेस्टमेंट। क्लियर? अब आता है बेटा मेन चीज, एक्सपोस्ट, और उसके बाद जो एक मेन चीज आती है वो आती है आपकी एक्स एंटे। क्या आती है? एक्स एंटे। अब दोनों में डिफरेंस क्या? देखो, एक्सपोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल, क्या मतलब होता है? और एक्स एंटे का मतलब होता है प्लान्ड, क्या मतलब होता है? प्लान। याद रखना, जो भी हम पॉइंट पढ़ रहे हैं वो किसमें पढ़ रहे हैं? प्लान। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो डिटरमाइन करते हैं उस पॉइंट पर कौन इक्वल होगा? प्लान्ड। कौन इक्वल होगा? प्लान्ड। और जो एक्चुअल है वो जहां मर्जी इक्वल हो, हमें नहीं फर्क पड़ता, बट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो हमने चेक करना है उस टाइम पर कौन इक्वल होगा? प्लान्ड इक्वल। समझ आया? ये कहीं पर भी इक्वल है या नहीं हमें फर्क नहीं पड़ता, बट जो प्लान्ड होगी वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हमेशा इक्वल रहेगी। समझ आया पॉइंट? अब मुझे ध्यान से बताना पॉइंट, अगर मैं कहता हूं मेरे पास 5 मशीन्स हैं, मैंने 2 मशीन में और पैसा लगा दिया, तो ये एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट है एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट? एक्सपोस्ट। एक्चुअल। मैं कह रहा हूं मेरे पास 5 मशीन है, मैं 2 मशीन में सोच रहा हूं पैसा लगा दूं, एक्सेंटे। क्या है वो? अब मैं कह रहा हूं कि 10,000 की मैं सेविंग करता था, अब मैं 15,000 की सेविंग कर रहा हूं, एक्सपोज सेविंग। अब मैं कह रहा हूं 10,000 की सेविंग करता था और मैं सोच रहा हूं कि 2,000 की और इंक्रीज कर दूं, एक्सेंटे। क्या है वो? मेरी एक्सेंटे। और इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कौन इक्वल होगा? एक्सेंटे। एक्सपोज इक्वल नहीं हो। समझ आ रहा पॉइंट? तो एक्सपोज का बेटा अनदर नेम जो होता है वो होता है रियलाइज्ड। क्या नेम होता है? रियलाइज्ड। चाहे वो रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं और रियलाइज्ड सेविंग भी हो सकती है। ऐसे एक्स एंटे का जो अनदर नेम होता है बेटा, वो एक्स एंटे का अनदर नेम होता है हमारा इंटेंडेड। क्या नेम होता है? इंटेंडेड और डिजायर। क्या होता है? डिजायर। समझ आ रहा है पॉइंट? फिर आता है बेटा हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इंड्यूस्ड कौन करता है? प्रोड्यूसर, प्रॉफिट के लिए। कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर। प्रॉफिट के लिए करेगा तो कर्व क्या रहेगी? अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। क्या रहेगी? अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। फिर एक आता है बेटा ऑटोनोमस। ऑटोनोमस कौन करता है? गवर्नमेंट। कौन करता है? गवर्नमेंट। किसके लिए करेगी? सोशल वेलफेयर के लिए। और कर्व क्या रहेगी? दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कोई डाउट? नेक्स्ट आता है बेटा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे डिटरमाइन करना। अब जो 2 क्वेश्चन है मेनली 10 मिनट के हैं दोनों, इक्विलिब्रियम और वर्किंग कैपिटल।
वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये दोनों सिर्फ 10 मिनट के, उसके बाद कवर हो जाएगा सारा। देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे डिटरमाइन होता है, जब एडी किसके इक्वल होगा, एडी का मेन पॉइंट सी प्लस एएस का, सी से सी क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल हुआ, और ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इक्वल टू प्लान्ड सेविंग्स। समझ आया पॉइंट है, कोई डाउट? तो यहां पर इसका मतलब है कि प्लान्ड इन्वेस्टमेंट हमेशा किसके इक्वल होगी, प्लान्ड सेविंग, और उसी पॉइंट पर एडी किसके इक्वल होगा, एएस। कैसे, ध्यान से देखना शेड्यूल, इनकम, कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड। इनकम कहां से स्टार्ट होती है, 0, और कैसे इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज हो रही है, कंजप्शन भी क्या होगी, इंक्रीज, बट लेसर देन इनकम। और स्टार्टिंग पे कंजप्शन कभी भी 0 क्यों नहीं हो सकती, बेसिक नेसेसिटीज और ऑटोनोमस। इनकम में से कंजप्शन माइनस किया तो क्या आ जाएगा, क्लियर है यहां तक? इन्वेस्टमेंट हम मान के चलते कांस्टेंट है, क्लियर है? एडी कैसे आएगा बेटा, सी प्लस आई, क्लियर? और एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस एस, और इक्वल टू वाई इनकम। समझ आ गया था? सो एडी किसके इक्वल होना चाहिए, एएस, और उसी पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होनी चाहिए, सी, हो रहा है इक्वल। तो यही पॉइंट क्या होगा, इट मींस इनकम किस लेवल पर इक्वल आ रही है, 3000, ठीक है, 3000 लेवल इज एन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। कोई डाउट? इसका कर्व देखो कैसे बनाना, एडी किसके इक्वल होना चाहिए, एएस। सो एडी कर्व कहां से स्टार्ट होती है, वाई एक्सिस, एएस ओरिजिन, जहां कट करेगा वो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्या हमारी कांस्टेंट, सेविंग नेगेटिव से शुरू होगी और पॉजिटिव। तो देखो जहां ये इक्वल हुआ उसी पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल हुआ, जब एडी ज्यादा है किससे, उसी पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट भी क्या है, सेविंग से ज्यादा। जब एडी कम है एस से तो इन्वेस्टमेंट भी क्या, सेविंग से। कोई डाउट? तो बेटा ये 3 केसेस हैं जो इसमें हमने एक्सप्लेन करने होते हैं, कि फर्स्ट एडी ग्रेटर देन एस, एडी लेस देन एस, एडी इक्वल टू एस, तीनों ही दिखाने हैं। क्लियर? यहां तक शेड्यूल क्लियर है, कर्व, और अब ये जो 3 मैंने पॉइंट्स बताए। तो फर्स्ट है एडी ग्रेटर देन एस, ध्यान से सुना, जो जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं वही सारे पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हुए हैं। एडी ग्रेटर देन एस, प्रोड्यूसर क्या कह रहा है कि हम कम प्रोड्यूस करेंगे, कंज्यूमर कह रहे हैं हम ज्यादा कंज्यूम, इससे मार्केट में एक्सेस डिमांड, यही हो रहा है। अब प्रोड्यूसर कहता है कि देखो मैं प्रोडक्शन तो कर नहीं रहा हूं अभी, क्योंकि प्रोड्यूसर कब तक प्रोडक्शन नहीं करेगा, उसने अपने गोडाउन्स में एक डिजायर्ड लेवल ऑफ स्टॉक रखा होता है कि जब तक मेरे पास इतना स्टॉक अवेलेबल है तब तक तो मैं प्रोडक्शन नहीं करूं, जब वो स्टॉक कम होगा तब मैं प्रोडक्शन स्टार्ट करूं। अब मार्केट में डिमांड ज्यादा है, बिकॉज इसका मतलब उसको पता है कि मेरे को प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं, तो प्रोडक्शन वो अपना स्टॉक क्या कर देगा, मार्केट में रिलीज कर देगा, जिससे उसका डिजायर्ड स्टॉक क्या होना शुरू हो जाएगा, कम। वो अपने डिजायर्ड स्टॉक को दोबारा से लेवल पर लाने के लिए प्रोडक्शन क्या करेगा, इंक्रीज। प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, तीनों चीजें क्या हो रही होंगी, इंक्रीज। समझ आया पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? इसमें वर्ड डिजायर्ड स्टॉक वगैरह जैसी चीजें होनी चाहिए। फिर सेकंड आता है बेटा एडी लेस देन एस, जहां पर प्रोड्यूसर क्या कह रहा है, मैं ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूं, और कंज्यूमर कह रहा है मैं कम कंज्यूम, इससे मार्केट में क्या हो जाएगी, एक्सेस सप्लाई हो जाएगी। अब प्रोड्यूसर को पता है कि अब उसने अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करी तो उसको लॉसेस होंगे, तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन क्या कर देगा, तो बंद कर देगा या कम कर, कब तक, जब तक इक्वल नहीं आ, बिकॉज उसके पास क्या होगी, एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, क्या होगी है,
एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब इन्वेंट्री ज्यादा होगी। समझ आया पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं बेटा? और थर्ड जब इक्वल है तब तो कोई चेंज करना ही। आगे समझ? अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन अगर आता है एक्सप्लेन लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विद द हेल्प ऑफ एडीएएस अप्रोच, तो आपने क्या करना है, यहां तक ये और कर्व सिर्फ ऊपर वाली एडीएस की, और एक्सप्लेनेशन में सिर्फ एडीएस का एक्सप्लेनेशन कर, एडी ग्रेटर देन एएस, एडी लेस देन एएस, दोनों की। अगर इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व पूछी है तो आपने शेड्यूल तक सेम बनाना है, कर्व नीचे वाली बनेगी और एक्सप्लेनेशन नीचे वाली सेम आ जाए। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हो कि एडीएस अप्रोच है इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच, तो आपका शेड्यूल कर्व तक सेम, एक्सप्लेनेशन एडी ग्रेटर देन एस, ब्रैकेट में लिख देंगे इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेम, प्लान इन्वेस्टमेंट। और इसको ये अलग से नहीं एक्सप्लेन करना, जहां वर्ड एडी आता जाएगा वहीं पर ब्रैकेट में क्या लिखते जाएंगे, प्लान इन्वेस्टमेंट, जहां वर्ड एडी एएस आएगा वहां पर प्लान सेम, ऐसे लिखते। क्लियर? कई बार क्वेश्चन अलग से भी आ जाता है 3 मार्क में कि लाइक व्हाट विल हैपन टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस, तो आपको सिर्फ एडी ग्रेटर देन एएस की सिचुएशन को एक्सप्लेन करना। क्लियर? तो ऐसा भी क्वेश्चन कई बार बन सकता है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? अब आता है बेटा लास्ट टॉपिक, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को डिनोट करते हैं हम के से। किससे डिनोट करते हैं? के से। इसका मतलब है कि कितने मल्टीपल टाइम्स आपकी इनकम में चेंज आ रहा है। किसमें चेंज आ रहा है? इनकम, ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। कितने मल्टीपल टाइम्स आपकी इनकम में चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्लियर? इसको किसने पॉपुलर किया था बेटा? प्रोफेसर कीन्स। किसने किया था? कीन्स। और जो प्रोफेसर काहन थे उन्होंने पॉपुलर किया था एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। क्या पॉपुलर किया था? एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। समझ आ रहा पॉइंट? ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, वो मैं तुम्हें साथ के साथ बताता हूं। देखो 3 फॉर्मूले होते हैं, चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। एक फॉर्मूला होता है 1 ओवर, और एक फॉर्मूला होता है 1 ओवर एमपी। समझ आया? ये 3 फॉर्मूले होते हैं। अब इसकी वर्किंग देखते हैं कैसे होगी। ये जो वर्किंग इसमें बनाई हुई है मैं तुम्हें एक अलग से बनाकर दिखा रहा हूं वर्किंग, ध्यान से देखना पॉइंट। लेट अस अज्यूम कि एमपीसी 0.5 है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है? 100 करोड़। एक्चुअली क्या होता है, अगर देखो इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ तो किसमें चेंज होगा? इनकम में। इनकम में चेंज हुआ तो किसमें चेंज होगा? कंजप्शन। किसमें चेंज होगा? कंजप्शन में चेंज हुआ तो किसमें चेंज होगा? सेविंग। समझ आ रहा है? फिर मेरी इनकम में चेंज आएगा, फिर कंजप्शन में चेंज आएगा, फिर इनकम में चेंज आएगा, फिर कंजप्शन में चेंज आएगा। ये सिनेरियो चलता रहेगा। क्लियर? उसी से मेरी क्या बन जाएगी? मल्टीप्लायर की वर्किंग बन। कैसे? अब देखो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन इनकम ओवर, ये एक और फॉर्मूला होता है 1 ओवर 1 माइनस। मैं ये फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? चेंज इन इनकम नहीं पता। तो मैं यहां से मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल लूं, 1 ओवर 1 माइनस 0.5, कितना आ गया? तो चेंज इन इनकम ओवर इन्वेस्टमेंट 100, तो चेंज इन इनकम कितनी आ गई? 200। कितनी आ गई? 200। समझ आ रहा है पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं है बेटा इसमें? अब देखो राउंड्स, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इनकम, कंजप्शन, सेविंग। फर्स्ट राउंड इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया था? 100। हम मान के चलेंगे जितना इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा उतना ही किसमें चेंज आएगा? इनकम में। उसका 0.5 हमने क्या कर लिया था? कंज्यूम, दैट इज 50 करोड़ कंज्यूम। 50 करोड़ ही क्या क्या होगा फिर? अगर 0.6 लिखा होता तो 60 करोड़ कंज्यूम, 40 करोड़ क्या होता? सेव। समझ आ रहा पॉइंट है? तो जितना कंज्यूम हुआ बेटा दोबारा से क्या बन जाएगी? वो इनकम। क्या बन जाएगी? वो इनकम। उसका 0.5 कंज्यूम, 0.5 सेव, फिर इनकम 0.5 कंज्यूम, 0.5 इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, चलता रहेगा बेटा सिनेरियो। कब तक? जब तक इनकम कितनी नहीं हो जाती? 200। कंजप्शन कितनी हो जाएगी? सेविंग कितनी होगी? 100। समझ आया पॉइंट? और याद है हमने कहा था इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आता है? जब इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होगा? सेविंग। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट से इक्वल आ रहा है, तो हमने तो बाय चांस किया था, इक्वल आ भी गया।
कोई डाउट? दो तरह के मल्टीप्लायर होते हैं बेटा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड मल्टीप्लायर होता है जितने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करी है उतने मल्टीपल टाइम्स आपकी इनकम भी क्या हो रही होगी, इंक्रीज, उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड मल्टीप्लायर। और बैकवर्ड होता है अगर आपने इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करी है तो मल्टीपल टाइम्स आपकी इनकम भी क्या हो रही होगी, डिक्रीज, उसको हम बोलते हैं बैकवर्ड। क्लियर है? एक पॉइंट और पूछ सकते हैं आपको यहां पर कि प्रूव करो एमपीसी और मल्टीप्लायर का क्या रिलेशन है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है, तो एमपीसी और मल्टीप्लायर का क्या रिलेशन होता है, पॉजिटिव। क्या रिलेशन होता है, कैसे वो प्रूव भी कर सकते हैं हम। देखो हमें पता है एमपीसी की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में आएगी, यही होगा। एक बार हम एमपीसी को 0 ले लेते हैं, एक बार एमपीसी को 0.25 ले लेते हैं, एक बार 0.5 ले लेते हैं। मैं मल्टीप्लायर की वैल्यू प्रूव कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है रिलेशन। ठीक है, तो वही प्रूव करना है सिर्फ हमने। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, 1/1 - 0 कितना आएगा बेटा, 1। तो देखो एमपीसी मल्टीप्लायर, ये 0 था तो कितना आया, फिर 1/1 एमपीसी, तो 1/1 - 0.25 कितना आएगा, 1.33 कितना आया। क्लियर? अब अगर एक बार 0.5 पुट करके देख लें कितना आ गया, 2। तो प्रूव हो रहा है कि एमपीसी अगर ज्यादा तो मल्टीप्लायर क्या होगा, इंक्रीज होगा, पॉजिटिव रिलेशन है। सेम पॉइंट पूछ सकते हैं बेटा एमपीएस और मल्टीप्लायर का क्या रिलेशन है, क्या होगा, नेगेटिव। देखो इसका तो फॉर्मूले से पता चलता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/, साफ पता चल रहा है नेगेटिव, बट प्रूव कर देते हैं। वही 3 वैल्यूज ले लेते हैं इसकी भी, क्योंकि इसका भी आंसर 0 से लेकर 1 के बीच में आता है। तो देखो एमपीएस अगर 0 है, 0.25 है, 0.5 है, तो मल्टीप्लायर 1/0 कितना आया, 1/0.25 कितना आ गया, 4। 1/0.5 कितना आ गया, 2। क्लियर? तो देखो मल्टीप्लायर एमपीएस 0.25 0.5 इन्फिनाइट 4 2, तो ये तो डिक्रीज हो रहा है, तो क्या रिलेशन होगा, इनवर्स। कोई डाउट है यहां तक? और आपको एक पॉइंट ये भी पूछ सकते हैं यहां पर कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर उसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, तो ध्यान से देखना पॉइंट, इसी में बता देता हूं। देखो एमपीसी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी, तो मल्टीप्लायर के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 1। तो एमपीसी अगर 0 था तो कितना आया था, 1। अगर एमपीसी 1 होगा तो मल्टीप्लायर कितना होगा, 1/1 - 1, दैट इज इनफिनाइट। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 से लेकर इनफिनाइट तक वेरी करते हैं, कहां तक, इनफिनाइट। ना तो हमें नहीं पता कहां तक जाएगी, बट वो इनफिनाइट तक। कोई डाउट? पक्का? ये था आपका पूरा चैप्टर, न्यूमेरिकल पार्ट, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक?